हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसमें हम एनालिसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। इस टॉपिक के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स कुछ इस प्रकार हैं कि इसमें हम सबसे पहले यह सीखेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है, एंड इसके बाद हम दो या उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को कंपेयर करना सीखेंगे कि कौन सा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा कंसिस्टेंट है। तो चलिए अब हम इस टॉपिक का पहला कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं जिसमें हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के बारे में सीखेंगे। इसे स्टार्ट करने से पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर लेते हैं। अभी तक आप मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन के बारे में पढ़ चुके हैं, जहां आपने सबसे पहले रेंज के बारे में पढ़ा और आपने देखा कि रेंज के साथ ये प्रॉब्लम थी कि जो रेंज है वो एक्सट्रीम वैल्यूज पर डिपेंड करती है। इसलिए हमने रेंज की बजाय मीन डेविएशन निकालना सीखा, लेकिन आपने मीन डेविएशन में यह देखा कि मीन डेविएशन फाइंड करने के बाद एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं होता। अब मीन डेविएशन का सॉल्यूशन था स्टैंडर्ड डेविएशन या फिर वेरिएंस फाइंड करना। तो अब हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन या फिर वेरिएंस के साथ क्या प्रॉब्लम्स हैं, जो कि हमें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पढ़ने की जरूरत पड़ी। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। माना दो पेपर हैं जिनके स्कोर्स आपको अलग अलग गिवन हैं और हमें यह फाइंड करना है कि पेपर ए एंड पेपर बी में से कौन सा ज्यादा कंसिस्टेंट है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करते हैं। यदि हम पेपर ए के लिए देखें तो इसका मीन आएगा 30 एंड पेपर बी के लिए मीन फाइंड करें तो इसका मीन आएगा 1030। अब सबसे पहले हम पेपर ए के लिए वेरिएंस फाइंड करते हैं। तो वेरिएंस का फॉर्मूला हम ये पढ़ चुके हैं। जब हम पेपर ए के लिए यह फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो पेपर ए के लिए वेरिएंस हमें मिलेगा 200। इसी तरह हम पेपर बी के लिए भी वेरिएंस आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो जब हम पेपर बी के लिए वेरिएंस फाइंड करेंगे तो वह भी हमें 200 के इक्वल मिलेगा। तो आपने यहां से देखा कि पेपर ए एंड पेपर बी दोनों के लिए ही हमें वेरिएंस मिला है 200, और जब हम इससे स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे तो दोनों ही केसेज में हमें स्टैंडर्ड डेविएशन 14.14 के इक्वल मिलेगा। दैट मीन्स स्टैंडर्ड डेविएशन के बेसिस पर भी हम ये नहीं बता सकते कि कौन सा पेपर ज्यादा कंसिस्टेंट है। यदि आप स्टैंडर्ड डेविएशन के कॉन्सेप्ट को रिकॉल करो तो वहां आपने सीखा था कि स्टैंडर्ड डेविएशन हमें यह बताता है कि कौन सी वैल्यू या फिर कौन सा डेटा ज्यादा वेरी कर रहा है। जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा आता है उसका डेटा ज्यादा वेरी करता है। लेकिन इस केस में दोनों ही वेरिएंस या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन सेम आ रहे हैं। तो इस केस में अभी हम नहीं बता सकते कि कौन सा डेटा ज्यादा वेरी कर रहा है। दैट मीन्स स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस दोनों ही केसेज में सेम है। लेकिन यदि हम पेपर ए के लिए देखें तो उसका मीन है केवल 30 और उसके करेस्पॉन्डिंग जो हमें वेरिएंस या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन मिला है वो मिला है 14.14। इसी तरह पेपर बी के लिए यदि हम मीन देखें तो वह है 1030 और इसके करेस्पॉन्डिंग हमें वेरिएशन मिला है केवल 14.14। दैट मीन्स यदि हम स्टैंडर्ड डेविएशंस को मीन के रेस्पेक्ट में कंपेयर करें तो हम कह सकते हैं कि पेपर ए के लिए मीन कम है, फिर भी उसका स्टैंडर्ड डेविएशन 14.14 है, जबकि पेपर बी का मीन बहुत ज्यादा है जो कि है 1030 एंड इसके रेस्पेक्ट में जो वेरिएशन मिला है या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन मिला है वह हमें केवल 14.14 मिला है। दैट मीन्स हम ये कहेंगे कि जो पेपर बी का डेटा है वह ज्यादा कंसिस्टेंट है क्योंकि उसका मीन ज्यादा था एंड उसके रेस्पेक्ट में जो स्टैंडर्ड डेविएशन मिला है वह केवल 14.14 मिला है। अब इसे ही हम जब मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हैं तो उसे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कहते हैं। इसी के बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। इसके अलावा हम इसे एक और तरीके से समझ सकते हैं कि आपने जितने भी मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन पढ़े हैं, चाहे वो रेंज हो, मीन डेविएशन हो या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन हो, इन सभी की वही यूनिट होती थी जो कि मीन की यूनिट होती थी एंड मीन की यूनिट वही होती थी जो कि गिवन डेटा की होती थी। दैट मीन्स मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन में हमने जितने भी कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे उन सभी की यूनिट गिवन डेटा की यूनिट के सेम ही होती थी। अब इससे प्रॉब्लम ये हुई कि यदि हमारे पास दो ऐसी क्वांटिटीज हैं
जिनकी की यूनिट्स डिफरेंट हैं, तो हम उन्हें कंपेयर नहीं कर सकते। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? अब इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। इसका एक सॉल्यूशन ये हो सकता है कि जो भी हम मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन फाइंड करें, उसमें यदि हम मीन से डिवाइड कर दें, तो होगा क्या कि जो फाइनल रिजल्ट होगा वह यूनिटलेस बन जाएगा, एंड देन हम जो भी क्वांटिटी आएगी उसे कंपेयर कर सकते हैं। एंड यही हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में पढ़ने वाले हैं। तो अब हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, या फिर इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला देख लेते हैं। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को हम सी वी से डिनोट करते हैं, एंड इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100, जहां जो सिग्मा है वो स्टैंडर्ड डेविएशन को शो करता है, एंड एक्स बार गिवन डेटा के मीन को शो करता है। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इस एग्जाम्पल में हमें एक डेटा का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करने के लिए कहा गया है, एंड उस डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन ये है कि उस डेटा का स्टैंडर्ड डेविएशन 9 है, एंड जो मीन है वह 1000 के इक्वल है। तो चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। यदि हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के फॉर्मूले की बात करें, वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो कि है सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100। तो अब यदि क्वेश्चन में देखें तो स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है 9 के इक्वल, दैट मीन्स सिग्मा की वैल्यू गिवन है 9, एंड मीन इक्वल टू 1000, दैट मीन्स एक्स बार की वैल्यू है 1000। तो जब हम ये दोनों वैल्यूज फॉर्मूले में पुट करेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कुछ इस टाइप का होगा, एंड फाइनली गिवन डेटा के लिए जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है वह 0.9 के इक्वल मिलेगा। आई होप आप सभी को यह समझ में आ गया होगा कि हमें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी, एंड हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं।